अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। आज हम रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह से हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं एक बेटर वे में, ताकि हमारे जो रिजल्ट हैं वो ऑथेंटिक वे में आए। तो चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। अब देखते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। एनी क्वेश्चन दैट यू वांट answered and any assumption that you want challenge or investigate can become a research problem or research topic for your study। कोई भी ऐसा सवाल जिसको आप आंसर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या कोई भी ऐसी अजम्पशन जिसको आप चैलेंज करते हुए इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम बन जाती है, आपका रिसर्च टॉपिक बन जाता है आपकी स्टडी से रिलेटेड। अब कोई भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक सोशल इशू है, एक प्रॉब्लम है, तो ये आपकी एक रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है। पॉवर्टी है, रिसर्च क्वेश्चन बन सकता है। अजॉप्शन किस तरीके से है, अब जो प्रीवियस स्टडीज हो चुकी होती हैं ना, लिटरेचर रिव्यू के थ्रू हम उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर जो लिमिटेशंस थी, जो अजॉप्शंस थी, वो किस तरह से थी। इसके अलावा अगर प्योर रिसर्च में देखें तो हम लोग अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, उसकी कितनी ज़्यादा इंजप्शंस है जिसको हम प्रूव करके अपनी कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बना सकते हैं। या कोई प्रीवियस कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, बेजियल है, पॉइजन है, इनकी इंजप्शंस हैं। या इसके अलावा जो अगर हम सोशल रिसर्च में देखें तो उसमें आ जाता है कि जो ऑलरेडी स्टडी हो चुकी होती है उनकी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, कोई ना कोई इंजप्शंस होती हैं कि जो एरर्स आ जाती हैं उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग, कि अगर ये चीज़ हम प्रूव नहीं कर सके तो हम उनको लेकर जा सकते हैं, या उसके अलावा हम उनकी स्टडी के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक जो है वो बन जाता है। अब कौन कौन से जो स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें अ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। सबसे पहले मेन चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि आपने ये देखना है कि आपने रिसर्च में अपनी सर्च प्रॉब्लम क्या रखनी है। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है जिनको आप स्टडी करना चाह रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में आप ये देखें। उसके बाद देखें कि आपका उस प्रॉब्लम जो आपने एक प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट की है उसका सब एरिया क्या है। अब आपने एक ब्रांड एंडोर्समेंट जो है वो आपने सेलेक्ट की है, तो वो ब्रांड एंडोर्समेंट आपकी रिसर्च प्रॉब्लम होगी। अब आपने सब एरिया अगर देखना है तो सब एरिया में क्या होगा कि आप देखें कि उसकी आगे से किन किन चीज़ों में स्टडी हो रही है। ब्रांड कॉन्शियस हैं लोग या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की वजह से हो रहा है, इम्पैक्ट चेक करना चाह रही हैं, रिलेशनशिप चेक करना चाह रही हैं, उनमें किस तरीके से आप सब एरिया को डिवाइड करना चाह रहे हैं। अब सब एरिया को देखें, उसके बाद देखें कि सिलेक्ट व्हाट इज़ ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट ऑफ यू। अब पहले आपने मेन एरिया देखा, उस मेन एरिया में से आपने जो है वो एक सब एरिया फाइंड किया। उस सब एरिया में से देखें कि आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ क्या लग रही है। आपने रिलेशनशिप चेक करना है, आपने कंपैरिजन चेक करना है, आपने एक न्यू चीज़ चेक करनी है, इम्पैक्ट चेक करना है, क्या चीज़ आपने स्टडी करनी है, ठीक है। अब उसमें जो चीज़ इंटरेस्टेड है उसको देखें। नेक्स्ट आ जाता है कि आप रिसर्च क्वेश्चन जो है वो अपना फॉर्मुलेट करें। कि आप देखें कि आपने अपने सब एरिया में से कौन सा जो पॉइंट है उसको स्टडी करना है, उससे आप रिसर्च क्वेश्चन जो है वो अपना देखें कि क्या रिसर्च क्वेश्चन जो है हमारा हो सकता है। उसके बाद आता है सबसे मेन कि आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाना होता है। रिसर्च क्वेश्चन से ही आप अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। जितने ज़्यादा अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, आप आगे से अच्छे तरीके से अपने रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव को देखेंगे क्या प्रैक्टिकली जब हम इसको अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव को तो इसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसका कि नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसको देखें या अपने टाइम को मैनेजमेंट देखें, सारा कुछ आप देखें कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया क्या आप इसको फुलफिल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद आप डबल चेक ये होता है कि आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम बनाई है और जो पॉइंट्स आपने रखे हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव रखा है,
क्या आप आपके लिए ये रिसर्च टॉपिक सूटेबल है कि नहीं है, क्या आपके पास वो रिसोर्सेज हैं या क्या आपके पास वो टाइम है, या आपको इसमें इंटरेस्ट भी है कि नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि लोग सुनी सुनाई बातों पे सुन के तो वो रिसर्च टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं और बाद में उनको इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, तो वो छोड़ देते हैं उसको मिड में, या उनसे रिसर्च अच्छी तरीके से नहीं होती है, वो जान छुड़वाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ जो है वो देखें। अब मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी करेंगे क्लियर के इन सारे स्टेप्स को। और पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च प्रॉब्लम में, जो ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव, वो किस तरीके से फॉर्मुलेट करना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव जो हैं और द गोल्स यू सेट टू अटेन इन योर स्टडी, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हमारे गोल्स होते हैं जिनको हम अपनी स्टडी में अटेन करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए कि हमने ये काम करना है और इसके अंदर हमने ये चीज़ स्टडी करनी है, उस चीज़ों को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है, ताकि हम दूसरे जो रीडर्स हैं उनको भी इंफॉर्म कर सकें कि हम अपनी स्टडी में क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं और क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ताकि उनको भी क्लियर हो जाए कि इन्होंने अपने जो आगे वाली स्टडी है उसमें क्या चीज़ स्टडी किया। मोस्टली लोग जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है उसको स्टडी करके ही ये देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या क्या लिखा हुआ है, तो इसने आगे फर्दर क्या जो है स्टडी की होनी है। तो मेन चीज़ होती है कि आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को बहुत ज़्यादा क्लियर करें, ठीक है, जितने ज़्यादा आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो क्लियर होंगे आपको, उतनी ज़्यादा रिसर्च स्टडी आपसे भी अच्छी होगी और जो रीडर होगा उसके ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि इसने, और उनको पता भी चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो क्या स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर हों आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट हों, ठीक है, स्पेसिफिक हों, खास हों, कोई नई आप चीज़ जो है वो स्टडी कर रहे हों, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन से वेरिएबल्स को आप को रिलेटेड कर रहे हैं, मतलब कौन से वेरिएबल्स को मिला के आप स्टडी कर रहे हैं, या किस डायरेक्शन में आप किसी वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को चेक कर रहे हैं, हर चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो। अब एक एग्जांपल देखते हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि सपोज यू वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी, ठीक है। अब आपका जो इस टॉपिक में पहला स्टेप था कि आपने रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है, वो क्या था कि आप अपना मेन एरिया जो है उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो आपका मेन एरिया क्या आ गया रिसर्च प्रॉब्लम का, जो आपने सोची वो आ गई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम उसके सब एरियाज को देखते हैं, ठीक है। अब फर्टेलिटी और मोर्टेलिटी के सब एरियाज जो हैं वो आ जाएंगे हमारे पास, कि हम ट्रेंड्स देखेंगे मोर्टेलिटी और फर्टेलिटी का, डिटर्मिनेंट्स देखेंगे फर्टेलिटी बिहेवियर के, रिलेशनशिप देखेंगे फर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी का, इम्पैक्ट देखेंगे हेल्थ सर्विसेज का और मोर्टेलिटी, ठीक है। अब इन सब एरिया में से जो आप जिस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड होते हैं वो वाला टॉपिक जो आप फर्दर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब मैंने जो है, अब मैं सेलेक्ट कर रही हूँ अपनी सब एरिया ऑफ इंटरेस्ट में से रिलेशनशिप बिटवीन फर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी, क्या मैंने रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं हम लोग फर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी के बारे में। तो अब इसकी इस टॉपिक से रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड हमारे रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के होंगे, कि क्या है कि व्हाट हैपन्स टू फर्टिलिटी व्हेन मोर्टेलिटी डिक्लाइन, व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द स्टार्ट ऑफ डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी एंड स्टार्ट ऑफ फर्टिलिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट इन डिक्लाइन इन फर्टिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है। हम ये क्वेश्चंस जो हैं इन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रिलेशनशिप में स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन स्टडी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल में ये स्टडी कर सकते हैं। हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं अपने सब एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम लोग उसमें से अपने ऑब्जेक्टिव जो है उनको सेट करते हैं। आपका आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो ये होता है कि आपने रिलेशनशिप आपने चेक करना है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी के बारे में, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ये आपकी मेन प्रॉब्लम है। अब उसमें से आपने क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, फिर आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं किन चीज़ों के बारे में आपने रिलेशनशिप चेक करना है, किन दो वेरिएबल्स को मिला के आपने स्टडी करना है, और वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं
द एक्सटेंट ऑफ डिक्लाइन इन फर्टेलिटी इन रिलेशन टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी, किस तरह से फर्टेलिटी कम होती है तो फिर मोर्टेलिटी भी कम होती है। फिर हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि फर्टेलिटी के की चेंजेस की वजह से क्या इफ़ेक्ट आ जाता है हमारे पास। फिर हम रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं सोशल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में पॉपुलेशन के कि उनमें फर्टेलिटी और मोर्टेलिटी का क्या रोल है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल है। और उसके बाद हम मेक श्योर करते हैं। मेक श्योर क्या करते हैं कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं क्या आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आप मतलब उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आपको कोई इंटरेस्ट है उस टॉपिक के अंदर कि नहीं है जो आपने चीज़ की है, या फिर आपका जो टाइम है वो अवेलेबल है आपको इतना कि आप इस टाइम के अंदर इन टॉपिक्स को, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास इतने अवेलेबल हैं कि आप इन पर काम कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज के अंदर हो सकता है आपके रिसोर्सेज ना हो इतने और आपका जो रिसर्च टॉपिक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ज़्यादा हाई हों, उनको फुलफिल ना कर सकें आप। उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपका रिसर्च सुपरवाइज़र जो है वो इस एरिए में एक्सपर्टाइज है कि नहीं। हो सकता है आपका सुपरवाइज़र जो आपको मिला हो वो प्योर रिसर्च का हो और आप अप्लाइड रिसर्च की तरफ चल रहे हो, तो वो भी आपको देखना पड़ता है, या फिर आप अपना सुपरवाइज़र चेंज कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो इन सारे पॉइंट्स को जो है आप ज़रूर देखते हैं, एक दफ़ा मेक श्योर करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। उसके बाद आप डबल चेक करते हैं कि क्या आप इस स्टडी में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं, क्या आप एग्री कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में या अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना चाह रहे हैं। आपने रिसोर्सेज के बारे में देखती हैं। फिर आप देखते हैं कि आपने अगर आपको एक्सपीरियंस कितना है। अब अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है वाटर पोल्यूशन वाले एक टॉपिक पे, तो मैं उसके ऊपर स्टडी कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। एक चीज़ है, मुझे आप इंटरेस्ट है किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो अगर मुझे न्यूरो साइंस में जो है वो इंटरेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि मैं नई चीज़ एक सीखूँ और साथ में उसको डेवलप करूँ, उसके बारे में एक रिसर्च करूँ कि क्या होता है, तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड मैं जाऊँगी ना। फिर एक दफ़ा आप डबल चेक करते हैं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को एक्चुअली में जो है क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। Thank you for watching my video. If you like my video, then share my video with your friends, family and colleagues. और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले ताकि हम रोज़ रोज़ मिलते रहें। और मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो रिसर्च के रिलेटेड होंगी ताकि आपको रिसर्च जो है अच्छी तरीके से आ जाए। मेरा मेन मकसद ही ये है लेक्चर्स का कि मैं कुछ बच्चों को या स्टूडेंट्स को अवेयर कर सकूं कि रिसर्च के अंदर हम मेन पॉइंट्स जो स्किप कर जाते हैं वो हमारी ज़िंदगी में रिसर्च करते हुए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनको हम स्किप कर देते हैं, जो एंड पे जाके हमें फिर जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।